गुड आफ्टरनून बच्चों। तो आज हम बात करने जा रहे हैं आपका व्हाट इज ए फाउंडेशन बैच। फाउंडेशन बैच क्या है, ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे और इसको ज्वाइन करने के क्या एडवांटेज है। तो अगर मैं सिंपली बोलूं ना कि फाउंडेशन बैच क्या है, तो बोलूंगा मैं कि जो जेई और नीट का जो प्रिपरेशन कर रहे हो उसके लिए एक फाउंडेशन मतलब पिलर तैयार होगा आपका। दैट इज द मेन इंटेंशन। मतलब कहीं ना कहीं आपको 11th-12th में मान लो आपका टारगेट है जेई या फिर आपका टारगेट है नीट, तो कहीं ना कहीं हमें इन दोनों का अगर प्रिपरेशन करना है तो थोड़ा सा हमें बाकी लोगों से डिफरेंट करना पड़ेगा। डिफरेंट मतलब क्या है सर, क्योंकि देखोगे कि सीट्स जो है हमारे, आप देखोगे ईयर बाय ईयर क्या हो रहे हैं, नंबर मतलब बोलेंगे सर नंबर ऑफ एस्पिरेंट इंक्रीज हो रहे हैं, और अगर नंबर ऑफ एस्पिरेंट इंक्रीज हो रहे हैं तो सर सीट तो फिक्स है कॉलेज में, तो कहीं ना कहीं हमें रैंक तो लाना पड़ेगा अच्छा, और रैंक लाना अच्छा है अगर जेई की बात करें या फिर नीट की बात करें तो सर आपको थोड़ा बाकी लोगों से अलग करना पड़ेगा। सर वो अलग क्या है, तो अलग यही है कि आपको थोड़ा सा पहले प्रिपरेशन करना पड़ेगा। बोलो कैसे कैसे सर वो, तो आप देखोगे कि 6, 7, 8 हम जो तैयारी करते हैं फाउंडेशन के लिए करवाते हैं जो एक्चुअल में वो कब से करवाते हैं, तो सर 6, 7, 8 मेनली पहले 9, 10 से कराया जाता था, मगर धीरे धीरे एज द सेम रीजन कि हम देखेंगे कि जैसे ही नंबर ऑफ एस्पिरेंट इंक्रीज हो रहे हैं तो आप देखोगे प्रिपरेशन में थोड़ा बोलेंगे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। नॉट ओनली क्वेश्चन का लेवल नहीं बात कर रहा हूं मैं, नंबर ऑफ एस्पिरेंट बढ़ रहे हैं, सीट्स तो फिक्स है कॉलेज में, तो कहीं ना कहीं हमें बाकी से अलग करना पड़ेगा, थोड़ा डिसेंट करना पड़ेगा, डिफरेंट करना पड़ेगा, तभी जाके हम आगे आगे अच्छा रैंक ला सकते हैं और हम अच्छे कॉलेज में जा सकते हैं। तो सर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो आपको 6, 7, 8 मतलब 6 से ही थोड़ा सा प्रिपरेशन पे ध्यान दे, बहुत ज्यादा नहीं, मतलब थोड़ा सा अगर हम सिंसियर हो जाएं तो कहीं ना कहीं हमें जेई और नीट की तैयारी में बाकी लोगों के कंपैरिजन में लीड करवा देगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। सर इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए कुछ नहीं है। देखिए आप देखोगे कि मेनली जो है आपका 8, 9, 10 में देखोगे आप एनटीएससी का एग्जाम होता है, 8, 9, 10 में देखोगे आप जनरली जो आपका है किसका ओलंपियाड का एग्जाम होता है, ठीक है बच्चों। तो सर ये जो 6, 7, 8 में हम तैयारी करेंगे ये क्या है, बैच में क्या पढ़ाएंगे हम इसके बारे में, तो इसके बारे में थोड़ा बता दूं कि देखोगे 6, 7, 8 में हम जनरली जो ट्राई करते हैं एक्चुअल में हमारा जो अटेम्प्ट होता है, हमारे तरफ से एफर्ट होता है कि बच्चों को कहीं ना कहीं 9th और 10th का सिलेबस करा दिया जाए, सो दैट जब वो 9, 10th में जाए तो वो रिलैक्स रहें, बोर्ड एग्जाम उनका स्ट्रेस ना आए, ठीक है। और अगर वो पहले से पढ़ के रखेंगे तो उनके पास टाइम रहेगा, 9, 10th में वो थोड़ा रिलैक्स फील करेंगे। तो सर इससे क्या फायदा होगा, हम 9th और 10th में 11th और 12th का सिलेबस थोड़ा थोड़ा लिंक करते हैं। बोलो सर कैसे, देखिए बच्चों अगर आप देखोगे ना कि 9th और 10th का जो सिलेबस है कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं, जैसे मोशन बोलोगे फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का है, वो रिलेटेड है किससे, बोलोगे सर फिजिक्स के 11th के काइनेमेटिक्स से रिलेटेड है। दूसरा चैप्टर फोर्स है वो भी आपके 11th से रिलेटेड है। अगर तीसरा चैप्टर बोलूं ग्रेविटेशन वो आपका 11th से रिलेटेड है, ग्रेविटेशन से। अगर मैं बोलूं वर्क पावर एनर्जी क्लास 9 का वो रिलेटेड है 11th के, और साउंड चैप्टर इज ऑल्सो रिलेटेड टू क्लास 11th। तो हम क्या करते हैं, जो आपका ये एनटीएससी ओलंपियाड केवीपीवाई का एग्जाम का जो प्रिपरेशन करवाते हैं, मेनली हमारा इंटेंशन ये होता है कि क्यों ना बच्चों को जो चैप्टर्स रिलेटेड है, जो चैप्टर रिलेटेड है, जैसे 10th का आप बोलोगे इलेक्ट्रिक करंट है फिजिक्स का, तो कहीं ना कहीं रिलेटेड है वो 12th के करंट इलेक्ट्रिसिटी से। अगर बात करें हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्लास 10th का, वो रिलेटेड है आपके क्लास 12 से। कौन से चैप्टर से, बोलोगे सर वो है मैग्नेटिज्म से रिलेटेड है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। और जो लाइट चैप्टर है क्लास 10th का वो 12th के आप बोलोगे रे ऑप्टिक्स से रिलेटेड है, और एटसेट्रा। इस तरह से हम क्या करते हैं उनको रिलेट करके पढ़ाने की मतलब पढ़ाते हैं। तो उससे क्या होता है कि ये इससे बेनिफिट क्या है सर हमारे लिए, क्या फायदेमंद है, तो फायदेमंद ये है ना बच्चों कि जब वो बच्चे आप जैसे 11th 12th में जाते हो, आपको 9 और 10 से थोड़ा सा सिलेबस 11th 12th का ज्यादा है, तो सबसे पहले दिक्कत क्या आता है बच्चों को, दिक्कत ये आता है कि वो सडनली स्ट्रेस फील करते हैं 11th 12th में जाने के बाद, सिलेबस ज्यादा है और उनको जेई और नीट क्लियर करना है, तो कहीं ना कहीं परेशानी तो आ जाता है उनको, ठीक है। अपनी बात करूं मैं खुद, तो मैंने भी जाके कोटा में प्रिपरेशन किया है और ये 11th 12th का ही है प्रॉब्लम। तो वहां पर मैंने देखा कि कुछ ऐसा एनालाइज किया कि कुछ बच्चे हमारे साथ जो बच्चे हैं वो आंसर कर पा रहे थे, मतलब सर क्वेश्चन दिए थ्योरी समझाने के बाद वो तुरंत क्वेश्चन दिए और
तुरंत उन्होंने आंसर किया। तो मुझे लगा कि हो सकता है कि उस समय तो मैं डाउटफुल था कि पता नहीं कैसे कर रहे हैं वो। बाद में मुझे समझ में आया कि वो उन लोगों ने पहले ही फाउंडेशन बैच जो है आपका 9 10th में थोड़ा थोड़ा 11 12 पढ़ रखे थे। इससे क्या होता है, इससे एडवांटेज क्या है कि उनको जब थ्योरी फिर से रिपीट किया जाता है 11 12 में तो उनके ग्रिप में तुरंत आ जाता है और वो क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर देते हैं, है ना, प्रीवियस ईयर का बोले या किसी भी, है ना। तो वो उनके लिए एडवांटेज होता है। और अगर हम पहली बार में ही गए हैं क्लास में, कुछ उनके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा लैग करवा देता है बाकी के तुलना में। ठीक है बच्चों, तो ये चीज है जो आपका फाउंडेशन बैच में है। मेनली इसी चीज पे ध्यान दिया जाता है कि हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा पहले, बाकी की तुलना में थोड़ा सा पहले हम प्रिपरेशन तैयार करें, सो दैट जब हम 11 12 में जाएं तो जब बाकी बच्चे वो प्रॉब्लम मतलब समझ ही रहे, मतलब थ्योरी समझ रहे हैं, आप उस टाइम पे 11 12 में प्रॉब्लम बनाना स्टार्ट कर दोगे। दैट इज द बेस, मतलब बोलेंगे बिग डिफरेंस। और वो 11 12 में आपको सिलेबस थोड़ा ज्यादा है, आपको मेंटल स्ट्रेस आना जरूरी फिक्स है। मेंटल स्ट्रेस तो आएगा ही आएगा आपको, क्योंकि आप देखोगे कि 11 12 का सिलेबस थोड़ा ज्यादा है, तो ज्यादा होने के कारण आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो उसके लिए क्या करें, तो उसके लिए बेसिक यही है कि 6 7 8 में थोड़ा 9 10 पढ़ लें हम, और 9 10 में जाएं तो थोड़ा 11 12 पढ़ लें। और एक्चुअल में ये करता कौन है, क्योंकि अगर आपको ओलंपियाड, एनटीएससी, केवीपीवाई का एग्जाम देना है बच्चों, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, तभी आप ये एग्जाम आपसे क्लियर होंगे। और ये एग्जाम आपका एक बेस बना देता है। दैट इज व्हाट इज फाउंडेशन बैच। तो फाउंडेशन बैच में हम करते क्या है, तो करते क्या है, हम 6 7 8 के बच्चों को थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं, मतलब जो भी चैप्टर है उसको डिटेल में। जैसे मैंने बोला आपका है इलेक्ट्रिक करंट है, तो उसको हम थोड़ा करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताते हैं। क्लास 10th का जो क्लास 10th का जो चैप्टर है फिजिक्स का इलेक्ट्रिक करंट है, उसमें हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाते हैं। अगर बोलेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है, तो कहीं ना कहीं उसमें हम मैग्नेटिज्म के बारे में बात करते हैं जो क्लास 12th में पढ़ना है। और बोलेंगे कि आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर है, तो उसके बारे में थोड़ा बताते हैं हम। तो कहीं ना कहीं इन एग्जाम को क्लियर कराने के लिए थोड़ा हमें सब्जेक्ट के बारे में डिटेल हमें नॉलेज मिलता है। और अगर मैं बोलूं कि क्लास 9th और 10th में जो सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, उसमें बहुत ज्यादा आपको बोलोगे कि सर बोले ऐसा कि बहुत ज्यादा थ्योरी जो है नहीं है, मतलब जो भी चीजें हैं फैक्चुअल चीजें हैं, मतलब मगअप करने टाइप का है वो। अगर आप उन चीजों को डीपली समझना चाहते हो तो कहीं ना कहीं आपको 11 12 थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। मतलब फिजिक्स का डेरिवेशन बोले, मैथ्स में थोड़ा प्रूफ देखें, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा देखोगे। केमिस्ट्री का कुछ मैकेनिज्म बात करें हम, है ना, 11 12 में, हाँ, रिएक्शंस के, ये रिएक्शन ऐसा ही क्यों हो रहा है, दैट इज मैकेनिज्म हमें समझना है ना। फिर बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में भी थोड़ा आपको डिटेल में पढ़ना है ना, फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ना है, और क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, पूरे डिटेल में पढ़ने हमें। तो एक्चुअल में इन सारे चीजों को कहीं ना कहीं अगर 9th और 10th में आप प्रिपरेशन, या फिर बोलो 6 7 8 से थोड़ा पहले स्टार्ट कर दें, तो आपको इस चीज के लिए, जेईई और नीट के लिए, जो बच्चे 1 मार्क्स 2 मार्क्स 5 मार्क्स के लिए जो सफर करते हैं 11 12 में प्रिपरेशन करने के बाद भी उनका अच्छा रैंक नहीं आता है, और नहीं आने के कारण उनको आईआईटी कॉलेज या फिर एनआईटी कॉलेज, या फिर हमारे बोलें कि जो आपका ये नीट का एग्जाम है ना, उनमें अच्छे रैंक, मतलब मेडिकल कॉलेज के लिए अच्छे रैंक हो तभी आपको अच्छे कॉलेज मिलेंगे, तो कहीं सफर कर जाते हैं बच्चों। तो अगर आप थोड़ा सा पहले सिंसियर हो जाओ तो ये चीज में आपको दिक्कत नहीं आएगा। अब है सर, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, मतलब हम अपनी बात करें कि हम अपने, जैसे एल्वेडो की बात करें, एल्वेडो इसके बारे में क्या कर रहे हैं हम, जैसे आगे देखिए हमारा क्या है, हाउ एल्वेडो इज डूइंग। तो सबसे पहले समझिए इसमें हम क्या कर रहे हैं बच्चों। देखिए अगर हम बात करेंगे कि आपका जो सबसे पहले हमारा अटेम्प्ट होता है, जैसे कोई बच्चा आया, मान लो 8th क्लास में एडमिशन लिया वो, ठीक है सर, उसको नीट एंड जेईई के लिए फाउंडेशन बैच में एडमिशन हुआ है, मतलब उसको आगे उसका फ्यूचर प्लानिंग क्या है, नीट और जेईई की तैयारी करना है, ठीक है। क्लास 8 में आ गया और वो बच्चों का किसी कारण से 7th ही गायब है, मतलब 6 7 उसका बेसिक अच्छा नहीं है, तो हम सबसे पहले बेसिक्स को बताते हैं कि 6 7 में जो आपका छूट गया है पोर्शन, उसको हम पहले कवर कराते हैं, है ना। बहुत सारी चीज है, तो उन चीजों को हम थोड़ा उसको पढ़ाते हैं, टाइम देते हैं, उनको समझाते हैं कि आपका क्या है दिक्कत, क्योंकि अगर 7th नहीं पढ़ा है अच्छे से तो उसको 8 में प्रॉब्लम आएगा बच्चों। तो कहीं ना कहीं हम बेसिक्स में उन चीजों को ध्यान देते हैं, ये फाउंडेशन बैच का एडवांटेज है। और अगर आपका उसके बाद क्या करते हैं, अब सर ये तो क्लियर हो गया, बेसिक्स तो ठीक है,
व्हाट अबाउट द क्लास 8 में हम क्या करेंगे? तो क्लास 8 में क्या करना है हमें? तो क्लास 8 में जो आपका जो सबसे इंटेंशन होना चाहिए, इंटेंशनफुल मतलब बेसिक जो होना चाहिए कि क्लास 8 में गए हैं और हम क्लास 8 का प्रिपरेशन ना करें, मतलब स्कूल को तो बोर्ड एग्जाम हमारा जो भी है ना, स्कूल एग्जाम बोर्ड एग्जाम उसको तो करना है क्लियर ना भाई। तो उसके लिए हमें अगर आप बोलेंगे तो उसके साथ बेसिक कराने के बाद पहले हम स्कूल का कराते हैं, जैसे आपका एनसीईआरटी हो गया, एनसीईआरटी ओरिएंटेड जितने क्वेश्चन हो गए, एग्जाम्पलर हो गए, उनमें जितना वेरिएशंस हो सकता है, जो सीबीएसई के प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन पूछे हैं उनको हम इस पे कंसिडर करते हैं, मतलब स्कूल लेवल में कंप्लीट कराते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, अगर आप बात करें एल्वेडो की, तो हम क्या करते हैं इसमें? तो उन बच्चों को डीपीपी देते हैं, है ना। डीपीपी जैसे अगर एक चैप्टर की बात करें, है ना, किसी एक चैप्टर की बात कर लें, आप क्लास 8 में कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हो, तो हम उनको क्लास के डीपीपी 1, डीपीपी 2, डीपीपी 3, डीपीपी 4 ये सारे प्रोवाइड करते हैं। और ये डीपीपी ऐसा होता है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो होता है, इसमें हम पूरे स्कूल के या प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन आए हैं मैं उनमें सारी चीज को कवर करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, मतलब करते हैं हम। अब आ जाता है असाइनमेंट। असाइनमेंट में क्या करते हैं, क्योंकि मैंने बोला कि हमारा टारगेट हो कहीं ना कहीं एनटीएससी, ओलंपियाड और केवीपीवाई, बाद में 11th-12th में हमारा नीट और जेई का। तो बच्चों उसको हम थोड़ा असाइनमेंट से थोड़ा सा आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, मतलब उनका लेवल ऊपर उठाते हैं, सडन नहीं, हल्का हल्का करके। तो असाइनमेंट्स में क्वेश्चन थोड़ा सा हम लेवल बढ़ाते हैं, है ना, सो दैट वो लिंक हो जाए। बाद में हम एक और जो प्रोवाइड करते हैं, कॉम्पिटिटिव विंडो होता है। वो कॉम्पिटिटिव विंडो ऐसा होता है कि जो आपके एनटीएससी, ओलंपियाड और केवीपीवाई है, जो भी है, इनके जो भी अदर कंपटीशन है उनके क्वेश्चंस को हम सेलेक्ट करके, जो भी प्रीवियस ईयर में आया है क्वेश्चन, उनको हम वहां पे रखते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन को रखते हैं वहां पर। और क्या करते हैं बच्चों साथ साथ में कि उनसे रिलेटेड जो भी थ्योरी है, क्वेश्चन तैयार हो गया, अब उनके रिलेटेड जो भी थ्योरी हमें डिलीवर करना है वो हम क्लास में डिलीवर करते हैं। और कहीं ना कहीं वो थ्योरी जो है वो आपका, वो आप देखोगे कहीं ना कहीं आपका है थ्योरी जो है वो रिलेटेड होता है किससे? 11th-12th से, क्योंकि थोड़ा थोड़ा आपको, क्योंकि अगर ओलंपियाड का एग्जाम क्लियर करना है तो कहीं ना कहीं आपको सब्जेक्ट का डिटेल स्टडी होना ही चाहिए, तभी आप क्लियर कर पाओगे। तो उन चीजों में हम इनको आगे थोड़ा सा हम उनको लीड करवाते हैं। तो दिस इज व्हाट हम एल्वेडो, हमारा प्लानिंग यही है कि बच्चों को कुछ क्यों ना पहले बेसिक थोड़ा दिया जाए, फिर थोड़ा स्कूल, क्योंकि स्कूल पास होना बहुत जरूरी है ना, तभी तो वो क्लास 8 से 9 जा पाएगा, 9 से 10। तो इस पे भी हम फोकस रखते हैं, ऐसा नहीं कि इसको छोड़ दें हम। फिर हमारा कंपटीशन लेवल है, तो कंपटीशन लेवल में हम मेनली उनको जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है और जो भी अदर कंपटीशन है उनके लिए हेल्प करते हैं। आप देखोगे कि ये चीज आपके लिए आगे जाके पेनासिया, मतलब रामबाण, मतलब बोलेंगे ना कि बाकी लोगों से लीड करवाएगा आपको। सर कैसे? प्रिपरेशन के मामले में, क्योंकि वो जब 11th-12th में जाएंगे ना तो आप पे और उनमें एक डिफरेंस दिखेगा। और सबसे बड़ी बात है, जो मेंटल स्ट्रेस की बात करें हम, मेंटल स्ट्रेस मतलब 11th-12th में थोड़ा सिलेबस ज्यादा है सर, और हमें अच्छे रैंक लाना है प्रिपरेशन करके, है ना, तो आपको सडन से वो चीजें नहीं हो पाती है। तो अगर हम थोड़ा पहले से गैप कम करें, मतलब जो हम एक्स्ट्रा एक्टिविटी करते हैं, जैसे फोन है, हम जैसे भी डिजिटल, अभी तो हम डिजिटल ही हो गए, तो कहीं ना कहीं हम फोन यूज करते हैं, बहुत सारे और भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी करते हैं, आपको पता है व्हाट्सएप, फेसबुक जो भी है, तो वो हमारा टाइम वेस्टिंग है और उससे कोई फायदा नहीं है हमारे लिए, है ना। तो कहीं ना उन टाइम को बचा के हम इसके लिए दें, स्कूल एग्जाम के लिए, मतलब बोलें कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करें। अगर हम थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ें तो कहीं ना कहीं 11th-12th में आपको बाकी लोगों से लीड करवाएगा और साथ साथ में आपको स्ट्रेसफुल, मतलब स्ट्रेस फ्री रखेगा, आप पे ज्यादा लोड नहीं आने देगा। और आप पता है कि कोई भी एग्जाम क्लियर करने के लिए आप स्ट्रेस फ्री होना बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा अगर स्ट्रेस में हो तो आप आता हुआ क्वेश्चन भी गलत कर दोगे, आप नहीं कर पाओगे। ये मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस है, एज ए कोटा मैं गया था पढ़ने के लिए और मैंने देखा वहां पर कि सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है घर से बाहर रहने के बाद, दिक्कत ये आता है कि एक तो वहां के क्लाइमेट अलग है ना, बिल्कुल सडन चेंज होता है, तो आप कहीं ना कहीं बीमार पड़ जाते हैं। अगर आपका वीक इम्यूनिटी है तो बीमार पड़ना है। दूसरी बात ये है कि आप वहां क्यों जाओगे? बहुत पहले था ये बात, बहुत पहले था कि हम मतलब बोले कि हमारे पास 5 साल पहले की बात करें या 6 साल पहले की बात, जब हमारे पास ऑप्शंस नहीं था, टीचर अवेलेबल नहीं थे, हमारे पास मटेरियल अवेलेबल नहीं था। मतलब मटेरियल मतलब हमारे पास बोले कि स्टडी का जो
कंटेंट होता है, जैसे आपको मैंने बोला कि कॉम्पिटिटिव विंडो जो है, क्वेश्चंस जो है, ये हमारे पास अवेलेबल नहीं थे। अब ये देखोगे सडन हम धीरे धीरे, क्योंकि अगर हम अपनी इंस्टीट्यूशन की बात करें, जैसे आगे आप देखोगे कि अगर हम यहाँ पर देखें, जैसे ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है तो आप देखोगे खुद यहाँ पर दिख रहा है, ये सरोसर का लगा हुआ है आपका, ठीक है, जो एल्वेडो के हेड है। तो आप देखोगे खुद ये कोटा में पढ़ाए हैं 2019 से, और 2015 में आके यहाँ पे एल्वेडो को क्या किए हैं, स्टेबलाइज किए हैं। तो कहीं ना कहीं वो वहां पर पढ़ाने, रेजोनेंस पे पढ़ाने के बाद यहाँ पर आए हैं और उस चीज के फिजिक्स के टीचर हैं, तो वहां से वो एक्सपीरियंस लेने के बाद अब यहाँ पर जो पढ़ा रहे हैं, और वही चीज जो आपको नीट और जेईई के लिए चाहिए, वो सेम चीज यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, सेम क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया जा रहा है, सेम कंटेंट दिया जा रहा है, तो क्यों हम दूर जाएं? सबसे बड़ी बात है कि हम क्यों ना यहीं रह के प्रिपरेशन करें, है ना, जब हमारे पास टीचर अवेलेबल है, वेल क्वालिफाइड है, आईटी पास आउट है ना, और बात करेंगे कि हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है, फैकल्टी अवेलेबल है, वेल क्वालिफाइड है, और सेम कंटेंट, सेम क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, सेम चीज करना है, तो हम दूर क्यों जाएं? क्यों ना हम यहीं पे रख के पढ़ाई करें, अपना स्कूल भी अटेंड करें, क्लास 11th और 12th जो भी है अपना, और हम दूर ना जाके क्यों ना हम यहीं पे प्रिपरेशन करें। तो इसके लिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमें बाकी से अलग करना है। और आप देखोगे ये प्रभात खबर में जो आपका ये पब्लिश हुआ है एक्चुअल में, है ना, कि इंजीनियर डॉक्टर बनना है तो 8वीं से करे तैयारी, ये आपका पब्लिश हुआ है बच्चों, ये 12 जून 2019 का है, मतलब बिफोर द कोविड-19। तो आप देखोगे कि ये चीज जो है आपका, हम तो पहले 8 की फोकस करते थे, 8, 9, 10, मगर अब देखोगे मैंने बोला कि एज अ नंबर ऑफ एस्पिरेंट इंक्रीजिंग ईयर बाय ईयर, तो कहीं ना कहीं हमें तैयारी पहले से करना पड़ेगा, और पहले से तैयारी तभी हो पाएगा जब आप थोड़ा सा सिंसियर हो, थोड़ा अलर्ट आ जाओ, मतलब थोड़ा सा हम पहले से क्या हो जाए, अलर्ट हो जाए, तो वो चीज आपको आगे के लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पास अब तो फैसिलिटी यहीं पर है, इवन बोलेंगे रांची में अवेलेबल है, क्या टीचर अच्छे क्वालिटी के हैं, है ना, वेल क्वालिफाइड है, एक्सपीरियंस्ड है, सेम कंटेंट वहां जो पढ़ाया जा रहा है वो बुक हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है, सेम क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तो वो चीज हमारे लिए एडवांटेज क्रिएट करता है आगे फ्यूचर के लिए। और देखिए दबाव में की गई तैयारी फायदेमंद नहीं है, बिल्कुल सही बात है कि 11, मैंने बोला कि 11 12 में सडन तैयारी करना ये आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो दिक्कत कर देगा आपको, स्ट्रेस में है, सिलेबस बहुत ज्यादा है, एग्जाम में आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और अगर आप थोड़ा पहले से तैयारी कर दिया है आपने, तो वो कहीं ना कहीं 11th में आपको स्ट्रेस फ्री रखेगा बच्चों। फिर देखिए एक ही शिक्षक से विषय पढ़ना बेवकूफी है, तो आप ये चीज को ध्यान दीजिए कि जो ये कंपटीशन में हम तैयारी करवाते हैं, इसमें सबसे बड़ी बात ये है बच्चों कि सारे टीचर, इवन 6, 7, 8, 9, 10 की बात करें हम, 11, 12 तो छोड़ दीजिए, 11, 12 में तो आप फिजिक्स का टीचर फिजिक्स ही पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री का टीचर केमिस्ट्री ही, मैथ्स का टीचर मैथ्स ही, और बायोलॉजी का फैकल्टी बायोलॉजी ही पढ़ा रहे हैं। बट हमारा जो स्ट्रेटेजी है कि 6, 7, 8, 9, 10th में ही हम इनको अलग कर देते हैं, मतलब फिजिक्स के टीचर फिजिक्स ही पढ़ा रहे हैं, जो उसमें प्रोफेशनल है, स्पेशलाइज्ड है, एक्सपीरियंस्ड है, और उनको उस सब्जेक्ट के बारे में डीप स्टडी है, तो वही टीचर उसको पढ़ा रहे हैं। बात यह है, तो कहीं ना कहीं अगर वो टीचर आपको पहले से ही पढ़ा रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है वो उनको उस सब्जेक्ट के बारे में डिटेल नॉलेज है, डीप नॉलेज है, तो आपको थोड़ा थोड़ा वो एक्स्ट्रा चीजें देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि हम थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं। मतलब इस तरीके से आपको डिलीवर किया जाएगा कि आपको लगेगा कि हम पढ़ रहे हैं और समझ में भी आएगा। बात ये नहीं कि अगर हम 6, 7, 8 में 9, 10 पढ़ लें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा, नहीं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर उस चीज़ को प्रॉपर अच्छे तरीके से डिलीवर किया जाए तो आप 100% समझोगे, ये मेरी गारंटी है। और 9, 10 में अगर आपको 11, 12 समझाया जाए, वो भी किनके, वेल क्वालिफाइड एक्सपीरियंस टीचर और जो एक किसी सब्जेक्ट में स्पेशलाइज्ड है, अगर वो पढ़ाएं तो आपको 100% समझ में आएगा, ये मेरी श्योरिटी है आपको। ठीक है बच्चों, तो आप देखोगे कि ये चीज जो बातें हैं कि एल्वेडो की खासियत ये है कि एक ही शिक्षक से सभी विषय पढ़ना बेवकूफ बिल्कुल है, तो हम इनके लिए अलग टीचर बांट दिए हैं। इवन 6, 7, 8, 9, 10th में ही फिजिक्स के टीचर अलग है, केमिस्ट्री के टीचर अलग है, बायोलॉजी के टीचर अलग है, और केमिस्ट्री के टीचर अलग है। तो वो चीज आपको बहुत हेल्प करता है आगे के प्रिपरेशन के लिए। तो मैं बोलूंगा आप दूर मत जाइए, है ना, और यहीं पढ़िए और अच्छे से पढ़िए, पहले से ही प्रिपरेशन कीजिए। ठीक है, तो आपको सारे कंटेंट मिलेगा जो आगे चल के आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होगा।
कोई कोई बोलते हैं सर कि मान लो जेई नीट की प्रिपरेशन करेंगे और मान लो कि किसी 2-4 मार्क्स के लिए डिस्क्वालीफाई हो गए, सर हमें अच्छे कॉलेज नहीं मिले, आईआईटी कॉलेज नहीं मिला या एनआईटी नहीं मिल पाया, तो आपका फ्यूचर डार्क में नहीं जाएगा, ये मेरे तरफ से आपको गारंटी है। आप देखोगे यही बच्चे आगे चल के किसी भी एग्जाम में, एसएससी है, रेलवे है, बैंक पीओ है, या फिर बात करें हम किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, तो वो उनमें या यूनिवर्सिटी किसी दूसरे यूनिवर्सिटी में चले गए वो, तो वहां पे जाके वो टॉप किए हैं, या फिर एसएससी का आप बोलोगे इनकम टैक्स ऑफिसर बने हैं वो, या फिर बैंक पीओ बने हैं, बैंक मैनेजर बने हैं, तो वो चीज आपके अगर आप पहले से प्रिपेयर करते हो तो कहीं ना कहीं आपका मेंटल स्टेबिलिटी, मैं बोलूंगा कि आपका जो है, बात करेंगे कि मेंटल जो है आपका, मैं बोलूंगा कि मेंटल एबिलिटी जो है वो आपका कहीं ना कहीं थोड़ा सा बूस्टअप होगा, थोड़ा एक्सपांड होगा, अच्छा होगा, आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ेगा, क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे इसके बारे में सोचना है, वो चीजें आपको आगे लेके लीड करवाएगा। मतलब आप जरूरी नहीं कि आप हम इसी एग्जाम को क्लियर कर दिए तो इसमें नहीं हो पाया तो आगे फ्यूचर डार्क, ऐसा नहीं है। बाकी एग्जाम के लिए भी आपका मेंटल स्टेबिलिटी, जैसे रीजनिंग जैसे बोलते हैं ना, हमारा तर्क शक्ति, वो आपका कहीं ना कहीं बढ़ेगा, वो सोचने की क्षमता बढ़ेगी, आपकी एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी बढ़ेगा आपका, ये तो श्योर रहो आप, ठीक है। तो बच्चों इसी के साथ आप देखिएगा कि हम क्या है, एक हमारे तरफ से एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, और आप देख सकते हो कि अनाउंसमेंट में क्या है, 24 मार्च है जो आपका, इसी से हम क्या करने जा रहे हैं, जो आपका एनटीएससी, ओलंपियाड, केवीपीवाई, इनसे रिलेटेड जो आगे चल के नीट जेई की प्रिपरेशन करेंगे, उनके लिए 6 to, अगर बात करें 6 to 10 के बीच, मतलब जो 6 to 10, मतलब 6, 7, 8, 9, 10 जो फाउंडेशन बैच होता है, इसके लिए हम एक क्या स्टार्ट कर रहे हैं, एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं, एंड दैट बैच इज गोइंग टू स्टार्ट ऑन 24 मार्च। 24, ये डेट आप याद रखिए, दिस इज द डेट वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू बैच फॉर व्हाट, 6, 7, 8, 9 एंड 10th। और आपको मैंने समझाया इसके कि क्या क्या एडवांटेज होंगे आगे फ्यूचर में, है ना। तो आप डरिए मत, आप पहले से तैयारी कीजिए, और मैं बताता हूं आपको कि इस डेट को याद रखिए, है ना, और ज्वाइन कीजिए सबसे पहली बात। और कहीं ना कहीं आप देखोगे आगे चल के आपको बिग डिफरेंस, दैट इज अ ह्यूज डिफरेंस दिखेगा आपको। मैंने बताया ना कि सब्जेक्ट को आपको ऐसा पढ़ाया जाएगा, हम उसको इतने अच्छे से पढ़ाएंगे, इंटरेस्टिंग बनाएंगे, जो आपको वो सब्जेक्ट में मतलब अपने आप को क्या बोलेंगे कि एक इच्छा जाग जाएगी कि हाँ ठीक है और पढ़ना है हमें, ठीक है। तो कहीं ना कहीं तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट ये था, अनाउंसमेंट था कि 24 मार्च से आपका नया बैच स्टार्ट हो रहा है, तो इसको ध्यान रखिए। और ठीक है बच्चों, तो इतना ही है, तो इन बातों को आप ध्यान रखिए जो भी मैंने डिस्कस किया है अभी, ठीक है बच्चों। तो थैंक यू, है ना, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।